हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं वाईटी योर इंग्लिश शूटर। मेरा नाम है अमन बहल। चलिए, वाईटी की पावर पंच एडिटोरियल क्लास में आपका वेलकम करता हूं। इस क्लास का नाम है पावर पंच और काम भी वही है। द हिंदू के, टाइम्स ऑफ इंडिया के और कभी कभी इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल्स को हम थोड़ा सा और मुश्किल, कठिन और रिफाइंड बना करके आपके साथ शेयर करते हैं, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा सीखें और कम से कम वक्त में आपकी लर्निंग हो सके। तो चलिए, बिना देरी के शुरू करेंगे। आज का आर्टिकल एक ऐसी सिचुएशन के ऊपर बेस्ड है जिसको सुन के अभी तो आपको हंसी आएगी, लेकिन आज से 10 साल बाद आप इसको फेस कर रहे होंगे। ह्यूमंस और एआई का जब कंपटीशन होगा आपस में जॉब्स के लिए, अभी भी शुरू हो चुका है और आगे वाले टाइम में आने में आप देखेंगे। तो इंटरेस्टिंग लगेगा, आपको मजा आएगा। बिना देरी के इसको शुरू करते हैं। क्लास को एक लाइक और एक शेयर दें। आइए कुछ नया सीखते हैं। ऑलराइट, कह रहा है जी अप्राइज्ड इंडिविजुअल एआई। देखिए, एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन इसने यहां पे एआई का मतलब बना दिया है अप्रेज्ड इंडिविजुअल। क्या मतलब है इसका? इंडिविजुअल यानी कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन, लड़का लड़की आदमी औरत। अप्रेज्ड का मतलब होता है जिसका अप्रेजल अभी अभी हुआ हो। अब ये अप्रेजल क्या चीज है भाई? अंग्रेजी में दो वर्ड्स हैं, अप्रेज और अप्राइज। अप्रेज का मतलब होता है किसी आदमी को इवेल्युएट करना, उसकी परफॉर्मेंस को टटोलना, पूरा साल उसने क्या काम किया ऑफिस में, पर्सनल लाइफ में, जहां भी वो जो भी कुछ करता है उसका मूल्यांकन करना कहलाता है अप्रेज करना। वहां से बनाया गया है अप्रेजल नाम का नाउन। और अप्राइज का मतलब होता है किसी को किसी चीज के बारे में बताना, सूचना देना। दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं। आज अप्राइज नहीं आया है, आज अप्रेज आया है। आगे डिटेल में आपको दोनों वर्ड्स में, है ना, डिफरेंस के साथ में करवाऊंगा। कह रहा है जी अप्रेज्ड इंडिविजुअल है कोई, किसी का अप्रेजल अभी अभी हुआ है ऑफिस में। और कौन है अप्रेज्ड इंडिविजुअल? चलो टाइटल पैराग्राफ देखेंगे। देखो, छोटा सा ये सेंटेंस, पैराग्राफ तो क्या है? हु इज द लास्ट ह्यूमन स्टैंडिंग। हु मतलब कौन, ये हुज का मतलब होता है हु इज या हु हैज। आपको मीनिंग लगाना होता है, इज लगाऊं या हैज लगाऊं सेंटेंस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो यहां हैज से बनेगा नहीं, टेंस बनेगा नहीं। तो कह रहा है हु इज द लास्ट ह्यूमन स्टैंडिंग। आखिरी आदमी स्टैंडिंग कौन होगा? जब एआई सब चीजों पे कब्जा कर लेगा, सारे काम भी एआई से होंगे, ऑफिस में भी एआई होगा, घर में भी एआई होगा, तो आखिरी आदमी बचेगा कौन जिससे आप काम करवाओगे, जिससे शादी करोगे, जिससे दोस्ती करोगे? चलिए, हु सब्जेक्ट है, यहाँ पे इज इसकी वर्ब है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सवाल पूछा गया है। लास्ट ह्यूमन स्टैंडिंग का मतलब ये नहीं है खड़ा कौन रहेगा, सारे ह्यूमन बैठ गए हैं कुर्सी पे तो स्टैंडिंग कौन है। ये एक फ्रेज होता है अंग्रेजी में, लास्ट मैन स्टैंडिंग, लास्ट ह्यूमन स्टैंडिंग। इसका मतलब होता है जी फ्रंट पे, जंग के मैदान में, बॉर्डर पे आखिरी कौन बचा, है ना, जो खड़ा था, जिसको चोट नहीं लगी हुई थी, जो गिरा हुआ नहीं था, मतलब जो सर्वाइव कर रहा है, उसको बोलते हैं लास्ट ह्यूमन स्टैंडिंग। चलिए, अब शुरू करते हैं आर्टिकल को। उससे पहले मेरे पास 4 वर्ड्स हैं, 5 वर्ड्स इस आर्टिकल में जो आएंगे। जैसे ये देखो, एक्सपीडियंट। ये शुरू में एक साथ मैं आपको दिखा देता हूं, ताकि क्लास के बीच में बार बार आपको वोकैब ना देखनी पड़े। अगेन, आपके लाइक्स और प्यार के ऊपर चैनल चलाया जाता है, जरूर से अपने प्यार को बनाए रखें। फ्री ऑफ कॉस्ट तरीका होता है आपके लाइक्स हमें सपोर्ट करने का। वाईटी ऐप को अपने फोन में डाउनलोड करें। इस ऐप का काम है आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन। 50-60 हजार से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे पास ऐप पे हैं। पूरा इकोसिस्टम हमने बिल्ड किया हुआ है। हमारे कोर्सेज के थ्रू बहुत अफोर्डेबल फीस में आप अपने एग्जाम्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको लिखना सीखना हो तो राइटिंग के कोर्स में आपको अंग्रेजी में लिखना सिखाया जाता है, चाहे फिर ऑफिस के लिए हो या फिर किसी एग्जाम के लिए। 50-60 घंटे का एक क्रैश कोर्स है। 10वीं क्लास का बच्चा भी इससे लिखना सीख सकता है। तो ये कोर्स अवेलेबल है ऐप के ऊपर, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। साथ ही आपको मिलेगा हमारा इंग्लिश अनलॉक्ड फुल टूल किट कोर्स। ये कोर्स अलग है, ये इसलिए है कि आप एसएससी बैंक का एग्जाम दे सकें, जिसमें रीडिंग आती हो, आरसी आता हो, ग्रामर आती हो, वोकैब आती हो, क्लोज टेस्ट, पीक्यूआरएस, पैराजंबल, स्टार्टर्स, कनेक्टर्स, ये सब चीजों को कंबाइन करके हमने एक कोर्स बना दिया है। 2026-27 के सारे एग्जाम्स आप इससे अटेम्प्ट कर सकते हैं और क्रैक कर सकते हैं। यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ दिस कोर्स एज वेल। सिविल सेवाओं वालों के लिए हमारा सुपर हिट कोर्स है, मिशन सिविल सर्विसेज माइग्रेशन कोर्स। आप जिस भी मीडियम से पढ़ाई किए हो, अब उससे फर्क नहीं पड़ेगा। इस कोर्स को लेकर के ठीक से मेहनत करने के बाद आप अंग्रेजी मीडियम में अपना सिविल सेवाओं का एग्जाम जो है अटेम्प्ट करेंगे, है ना। फिर आप सी सेट करें, चाहे आंसर राइटिंग करें, एसे राइटिंग करें, प्रेसी करें, रिपोर्ट लिखें, जो भी काम करना है आपको अंग्रेजी में करना है सिविल सेवाओं के लिए। इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव प्रिसाइजली यही है। कोई भी क्वेरी होती है टीम से आप बात करें, ये व्हाट्सएप नंबर है, मैं और मेरी टीम आपको दोनों मिलेंगे। चलो, पहला वर्ड देखें आज का, अप्रेजल।
किससे बना है? अप्रेज नाम की वर्ब से। अगर इस वर्ब में से ए निकाल दूं तो ये बन जाती है अपराइज। अपराइज का मतलब होता है किसी चीज के लिए किसी को अवगत कराना। जैसे आपको किसी ने बताया, आपके जूनियर ने बताया कि देखो ये सब हो गया है, तो दैट पर्सन अपराइज यू ऑफ दैट थिंग। तो आज अपराइज वर्ब नहीं आ रही, आज इस अपराइज वर्ब के बीच में ए लगा हुआ है। अब जैसे ही ए लगा, इस वर्ब का मतलब बदल गया। इसका मतलब हो गया मूल्यांकन करना, एग्जामिन करना, जायजा लेना, इवेल्युएट करना। और अप्रेज वर्ब से अप्रेजल नाम का बनता है नाउन। ये है मूल्यांकन करना, ये है मूल्यांकन। समझते हैं ना, मैं थोड़ी हिंदी यूज कर रहा हूं। चलिए, फॉर्मल असेसमेंट बोल सकते हैं इसको। द बॉस कंडक्टेड अ डिटेल्ड अप्रेजल ऑफ द टीम्स परफॉर्मेंस। बॉस ने कंडक्ट किया एक डिटेल में मूल्यांकन को अपनी टीम की परफॉर्मेंस का या उनके कामकाज का। चलिए, ये वर्ड आर्टिकल में आएगा। अगला वर्ड है आज का एक्सपीडियंसी। थोड़ा मुश्किल लगता है सुनने में, बोलने में। स्पेलिंग देख लो इसकी, लिख के देख लो। बड़ा ही अच्छा वर्ड है, ये एडवांस वर्ड है। देखिए, एक्सपीडियंसी का मतलब होता है जी मौके पे चौका। जो काम जहां जरूरी हो, अपने सिद्धांतों को चाहे ताक में रखना पड़े, पर वो काम जब आप करते हैं तत्कालिक लाभ के लिए, वो कहलाता है एक्सपीडियंसी। समझ पा रहे हैं इसको? थोड़ा इसके लिए कोई हिंदी वर्ड है नहीं, कोई सीधा सीधा जो मैं आपको बता दूं, और आप थोड़ा समझाना पड़ेगा इसको। चूज करना, जो चीज कन्वीनियंट है, क्विक है, बजाय उसके जो सही है, वो है एक्सपीडियंसी। द डिसीजन वॉज ड्रिवन बाय पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी रादर देन एथिक्स। ये डिसीजन जो है ड्राइव किया गया था पॉलिटिकल यानी राजनीतिक व्यवहारिकता के द्वारा, बजाय एथिक्स के या मूल्यों के, नैतिकता के। इसको व्यवहारिकता बोल सकते हैं आसान भाषा में। चलिए, कन्वीनियंस इसका बड़ा अच्छा सिनोनिम है, प्रैक्टिकलिटी बोलते हैं इसको। यू विल सी दिस वर्ड इन टुडेज क्लास। एक और वर्ड आएगा आज का, टैक्ट। देखिए, आपने टैक्टिक नाम का वर्ड बहुत सुना होगा। मुझे पता है ये सबने सुना होता है, चाहे गांव से आ रहे हो, शहर से आ रहे हो। टैक्टिक, ये वर्ड पता है कहां से बना है? टैक्ट नाम के वर्ड से। टैक्ट का मतलब होता है बातचीत का जुगाड़ूपना, कुशल व्यवहार। आपको पता है सामने वाला आपकी बात नहीं मानेगा, तो आप उससे सीधे सीधे पूछ ही नहीं रहे हो। आप पहले घर की बात कर रहे हो, परिवार की बात कर रहे हो, इधर उधर की बातें कर रहे हो। फिर जब वो कंफर्टेबल हो गया, तब आपने अपनी डिमांड रख दी, यार मुझे हेल्प चाहिए। यही कुशल व्यवहार अंग्रेजी में टैक्ट कहलाता है, और इसी से ही टैक्टिक नाम का वर्ड बनाया गया है, पैतरेबाजी जिसको हम बोलते हैं। तो दोनों वर्ड दिमाग में रखें एक साथ। अब देखो, टैक्ट से यानी कुशल व्यवहार के लिए एक वर्ड है अंग्रेजी में खास हमारे लिए, फिनेस। नया वर्ड आपके लिए, बोल के देख लो, लिख के देख लो, फिनेस। FINE, फाइन, और पीछे SSE, फिनेस। चलिए, टैक्ट इज एसेंशियल व्हेन डिस्कसिंग सेंसिटिव इश्यूज। कुशल व्यवहार बड़ा जरूरी है जब सेंसिटिव इश्यूज या संवेदनशील मुद्दों पे बात हो। टैक्ट का बिल्कुल उल्टा होता है जी, गंवारापन। पता है सामने वाला गुस्से में है, उसको और गुस्सा दिलाना, भगा दे वो आपको वहां से, हेल्प तो क्या करे, आपको गाली भी दे दे। तो ऐसे पागलपन को, गंवारापन को अंग्रेजी में बोलते हैं ब्लंटनेस या रूडनेस। है ना, एकदम ब्लंट हो गए आप, साथ जाते ही बोल दिया पैसे चाहिए उधार, है ना, तो वो नहीं देगा आपको ऐसे, तो ब्लंटनेस बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। चलिए, ये वर्ड आर्टिकल में देखने वाले हैं आप। अगला वर्ड है माउंटिंग। देखिए, ये वर्ड बना है माउंटेन से। माउंटेन का मतलब होता है पहाड़, वहीं से वर्ब बनाई गई है माउंट। किसी चीज को पहाड़ के जैसे इकट्ठा करते जाना। जैसे काम आ रहा है आपके पास, कर रहे नहीं हो आप उसको पूरा, सिलेबस आ रहा है, लेक्चर्स के लेक्चर्स आ रहे हैं कोर्स में, पढ़ नहीं रहे हो आप, तो ये सारी लेक्चर्स, तैयारी, पढ़ाई आप माउंट करते जा रहे हो, इकट्ठा करते जा रहे हो पहाड़ की तरह। और वहीं से माउंटिंग नाम का एडजेक्टिव बन गया है, कोई चीज जो लगातार बढ़ती जाए, पहाड़ की तरह इकट्ठी होती जाए। आसान भाषा में इसको बोलते हैं ग्रोइंग या एस्केलेटिंग। पीपल आर स्ट्रगलिंग अंडर माउंटिंग प्रेशर ऑफ इन्फ्लेशन। लोग स्ट्रगल कर रहे हैं पहाड़ की तरह बढ़ते हुए प्रेशर के अंडर, जो है इन्फ्लेशन का, महंगाई का। चलिए, एस्केलेटिंग भी इसका बड़ा अच्छा सिनोनिम है। एस्केलेटिंग डेट यानी बढ़ता हुआ कर्ज, एस्केलेटिंग टेंशंस यानी बढ़ता हुआ तनाव, है ना, माउंटिंग डेट, माउंटिंग टेंशंस, जो मर्जी बोलना चाहो। चलिए, लास्ट वर्ड आज का हो चुका है। अब आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दे। मैं एक बार चेक कर लूं यार, क्लास सही से चल रही है ना? चलो, सब कुछ ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ना शुरू करेंगे, उससे पहले आपको मैं एक छोटी सी समरी देता हूं। देखिए, एक मैनेजर है मिस्टर राव, पुराना आदमी है 55 साल का, जिसने 30 साल 25 साल जो है कॉर्पोरेट में गुजार दिए। अचानक से उसके पास एक जॉब वैकेंसी आई, और उसके सामने दो चॉइसेस थी। एक था मिस्टर शर्मा, जो कि ह्यूमन है। दूसरा है मिस्टर SH4RM4, है तो ये भी शर्मा, लेकिन ये समझ गए ना, AI है। तो इसके पास चॉइस आई कि दोनों में से किसको मैं चूज करूं। इसने देखा दोनों के प्रोज और कॉन्स अलग अलग थे। शर्मा साहब जो है, उनके पास टैक्ट था, व्यवहार कुशलता थी। और ये जो दूसरा शर्मा है, AI वाला चैटबॉट, इसके पास स्पीड थी, एफिशिएंसी थी।
मिस्टर शर्मा चाय पीते थे दिन में 2 बार, लंच टाइम में भी काम नहीं कर पाते थे। ये शर्मा रात में भी काम करता था जब पूरी कंपनी सो रही होती थी। लेकिन दोनों के कुछ कॉन्स, दोनों के कुछ प्रोस, दोनों की कुछ अच्छाइयां, कुछ बुराइयां, और इसी बीच में मिस्टर राव को अपने बारे में कुछ फील होने लगा, और यही है इस आर्टिकल का क्लाइमैक्स। इससे आपको एक सीख मिलेगी, शिक्षा मिलेगी, आने वाले टाइम में कौन एआई में सर्वाइव करने वाला है और कौन मेरे जैसा है, आपके जैसा है। आपके जैसा तो पता नहीं, मेरे जैसा है, जिसको आने वाले टाइम में शायद कुछ काम ना मिले करने को, है ना। चलो अब फटाफट फर्स्ट पैराग्राफ है, आराम से देख लो इसको, एक रीडिंग लेनी है आपको इसकी, और देखो मीनिंग निकालना है। सारी ग्रामर एक तरफ, सारी वोकैबुलरी एक तरफ, कचरे के ढेर में। अगर सेंटेंस का मीनिंग नहीं निकाल पाते हो तो आप अंग्रेजी में जीरो हो, ठीक है। तो पहला काम क्या करना है, मीनिंग निकालो, जितना निकले निकाल लो, फिर मैं मिलके पढ़ते हैं अपने, आप खुद से देखोगे कहां आपकी गलतियां थी। चलिए, कह रहा है जी, इन अ ग्लास कैबिन सिट्स मिस्टर राव, अ मैनेजर who has survived 20 appraisal cycles by the simple expedient of never deciding anything। कह रहा है ग्लास कैबिन में, शीशे के कैबिन में बैठे हैं मिस्टर राव। अब आप बोलोगे सर सिट्स क्यों लिखा हुआ है। कहानी जब बताई जाती है ना तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताई जाती है, कभी भी ऐसा नहीं लिखा जाता अ टाइगर वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री। कहानी बताओगे ना तो सब कुछ इंडेफिनिट टेंस में बता दो, द टाइगर सिट्स अंडर द ट्री, अ डियर पासेस बाय, एक हिरन पास से निकलता है, द टाइगर अटैक्स द डियर, है ना, ऐसे लिखा जाता है। तो कहानी बता रहा है शीशे के कैबिन में बैठे थे मिस्टर राव, और कौन है ये, कोमा लगा के इनके बारे में बताया जा रहा है। ये एक मैनेजर है जिन्होंने सर्वाइव कर लिया है 20 अप्रेजल के साइकिल्स को। अब अप्रेजल साइकिल आपको पता है, कॉर्पोरेट में और इवन सरकारी नौकरियों में भी हर साल के अंत में आपका एक अप्रेजल होता है, क्या काम आपने किया। तो ये 20 साल की सर्विस कर चुके थे, कहने का मतलब ये। और ये कैसे किया था इन्होंने सर्वाइव 20 साइकिल्स को, 20 साइकिल होने के बाद भी जॉब पे कैसे बने रहे, ये सिंपल काम करके, बाय द सिंपल एक्सपीडियंट, इस सिंपल से कन्वीनियंट काम को करके इन्होंने सर्वाइव किया, जो है नेवर डिसाइडिंग एनीथिंग, कि किसी भी चीज को डिसाइड ना करना। हमेशा ये काम जो है ऐसा छोड़ देते थे बीच में, मेरा नाम ना पड़े, खराब हो जाए तो भी ठीक, किसी और के नाम, सही हो जाए तो मैं आगे आ जाऊंगा बाद में, मैं मैनेजर हूं। तो ये मिस्टर राव जो है थोड़े से, समझ गए ना, उस टाइप के नेता टाइप के आदमी थे। चलिए, हु की वर्ब है सर्वाइव्ड, हु आया मिस्टर राव के लिए, सब्जेक्ट वो पकड़ना है। अप्रेजल साइकिल आपने देख लिया, 20 साइकिल यानी 20 साल का जॉब हो चुका है इनका। एक्सपीडियंट यानी जो जरूरी है काम के मौके की नजाकत के हिसाब से, चाहे वो गलत है या सही है बाद में देखा जाएगा, इसको व्यवहारिकता बोल सकते हैं, सिंपल व्यवहारिकता इन्होंने अपनाई हुई थी। कह रहा है जी, बिफोर हिम सिट द ईयर्स कंटेस्टेंट्स फॉर वन रिमेनिंग सीट। कह रहा है जी उसके सामने बैठे हैं, बिफोर हिम सिट, इस साल के वो कंटेस्टेंट्स, वो प्रतियोगी जो थी एक बची हुई सीट के लिए कंपनी में, एक जॉब के लिए। कौन कौन है ये, पहला है शर्मा जी, जो कार्बन बेस्ड है, कार्बन बेस्ड यानी ह्यूमन, भाई हम ह्यूमंस हैं और सारे जानवर जनावर जो भी हैं सब कार्बन बेस्ड लाइफ है ना, बॉडी हमारी कार्बन से बनी है, थोड़ी ऑक्सीजन है, थोड़ा पानी है। तो कह रहा है इनके सामने बैठे थे शर्मा जी जो कार्बन बेस्ड थे यानी ह्यूमन थे, और दूसरी चॉइस क्या थी इनके पास, SH4RM4, ये शर्मा नाम का चैटबॉट, जिस जो है क्लाउड बेस्ड, जो कि एक एआई एजेंट था, जो इंसान नहीं था बल्कि एक सॉफ्टवेयर था। चलिए, सब्जेक्ट वर्ब मिलाना, कंटेस्टेंट्स प्रतियोगी होते हैं, वर्ब है इनकी सिट, बिफोर यानी उनके सामने बैठे थे ये। कह रहा है जी ईच हैज बीन इनवाइटेड टू डेमोन्स्ट्रेट व्हाई द अदर इज अननेसेसरी, अ मॉडर्न वे ऑफ बिल्डिंग टीम स्पिरिट। हर एक को इनवाइट किया गया था, दोनों में से ईच को, ईच का मतलब है हर एक को बुलाया गया था दिखाने के लिए, डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए कि क्यों जो दूसरा है, द अदर है, वो गैर जरूरी है, अननेसेसरी है, बेफजूल का है, और ये है एक मॉडर्न वे, एक मॉडर्न तरीका, आधुनिक युग बिल्ड करने का टीम स्पिरिट को। तो पहले के जमाने में टीम स्पिरिट जो बोलते थे ना, आजकल ऐसी हो गई है कि आप ये बताओ सामने वाला क्यों बेफजूल का है, तो आपको नौकरी जो है बनी रहेगी। तो ये थोड़ा सा व्यंग लगाया इसने, है ना, सरकाजम लगाया अपना। तो दोनों को बुलाया गया था बताने के लिए कि क्यों आपको जॉब पे रखे और दूसरा क्यों बेफजूल है। चलिए, ईच की वर्ब है हैज बीन इनवाइटेड, पैसिव वॉइस लगाए, बिन प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, द अदर मतलब दूसरा, उसकी वर्ब है इज।
अब 2 ग्रामर कॉन्सेप्ट हैं, कहो तो यही करवा देता हूं, छोटे छोटे हैं, साथ साथ देखते जाओगे कहानी को, है ना, साथ में प्रोसेस करते हुए। पहला कॉन्सेप्ट है बिफोर का। देखो सामने जब किसी के बैठते हो तो सामने के लिए अंग्रेजी में एक वर्ड होता है अपने पास, इन फ्रंट ऑफ, लेकिन यहां लगा हुआ बिफोर, इन फ्रंट ऑफ नहीं लगा हुआ। और बिफोर का मीनिंग तो हमने ये सुना है आज तक, पहले, बिफोर सनराइज, सूर्योदय से पहले, बिफोर डिनर, रात के खाने से पहले। तो ये बिफोर कैसे लग गया? तो इसकी कहानी समझो आप। देखो बिफोर के अंग्रेजी में 2-3 मीनिंग्स होते हैं। एक मीनिंग है पहले वाला और दूसरा मीनिंग है सामने वाला। लेकिन ये तब सामने होता है जब आप किसी के समक्ष हो। हिंदी वाले तो समझ गए समक्ष का मतलब क्या होता है। जैसे मैं बैठा हूं प्रिंसिपल के सामने, आप बैठे हैं जज के सामने, कोई आदमी बैठा है बॉस के सामने, समक्ष प्रस्तुत है ना वो। अब चाहे वो सामने ना बैठा हो, आप मेरे थोड़ा सा टेढ़े बैठे हो, कुर्सी जो है आपकी अलग लगी हो साइड में, तो समक्ष तो बैठे ही हो मेरे। तो जब फ्रंट टू होता है एकदम फिजिकल सेंस में, तब हम इस्तेमाल करते हैं इन फ्रंट ऑफ का। घर के सामने गाड़ी, घर के सामने गार्ड, है ना, सामने ही होगा वो बिल्कुल। लेकिन जब समक्ष की बात होती है, प्रस्तुत करने की, किसी आदमी की तरह फेस टू फेस सामने बैठने की, तब अंग्रेजी में ये बिफोर नाम की प्रेपोजिशन अपना मीनिंग बदल करके सामने की बात करने लगती है। याद रखें, किसी भी इंसान के सामने बैठे तो बिफोर लिखें, किसी चीज को किसी चीज के सामने रखा जाए तो इन फ्रंट ऑफ लिखें। चलो अब इस कॉन्सेप्ट को लगा के देखते हैं इन 3 क्वेश्चंस पे। द कार इज पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ या बिफोर द हाउस। कार को पार्क किया गया घर के सामने। देखो कार किसी के समक्ष प्रस्तुत तो है नहीं, है ना, इसको कहीं अप्रेजल के लिए तो बुलाया नहीं, खड़ी है घर के सामने खड़ी है, तो मतलब वो वाला फिजिकल सेंस आ गया। तो कार इज पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ द हाउस। शी परफॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस। उसने ऑडियंस के सामने परफॉर्म किया। अब यहां पे वो फिजिकल परफॉर्मेंस नहीं है कि सामने परफॉर्म किया, हो सकता है वो लाइव परफॉर्म कर रही हो, ऑडियंस के सामने हो लेकिन लाइव हो सकता है ऑडियंस लेफ्ट साइड में हो, वो राइट साइड में परफॉर्म कर रही हो, गाना गा रही हो अपना। यहां पे बात हो रही है समक्ष की, ऑडियंस के समक्ष प्रस्तुत किया उसने अपने आप को, परफॉर्म किया। तो यहां पे ह्यूमन टच आ गया, तो इन फ्रंट ऑफ से काम चलेगा नहीं, यहां लगा दोगे बिफोर। तो इसलिए बिफोर हिम सिट, राव साम के सामने या समक्ष प्रस्तुत थे 2 कंटेस्टेंट्स, ऐसा लिखा हुआ है, इन फ्रंट ऑफ का इस्तेमाल नहीं हुआ। अब मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट ये गलत नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं मैं, अप्लाई करके देख लो। द स्टूडेंट स्टूड नर्वसली बिफोर या इन फ्रंट ऑफ द प्रिंसिपल। स्टूडेंट साहब जो है वो नर्वस होकर के खड़े थे प्रिंसिपल साहब के सामने। अब सामने है, समक्ष है, देख लो आजू बाजू, जो लगाना लगा लो, कॉमन सेंस लगाना है बस, वही आपका कॉमन सेंस ही चाहिए आपको। डालो कमेंट्स में गलत सही, आपको वहीं पे फीडबैक देंगे, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है आपके कमेंट्स के लिए खुला है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट देख लो। देखो दूसरा कॉन्सेप्ट है ईच का। अंग्रेजी में 2 वर्ड्स हैं, ईच और एवरी। दोनों का मतलब होता है हर एक। पहली चीज तो ये याद रखनी है, दोनों के बाद में लगता है वर्ब का सिंगुलर फॉर्म। कभी भी ईच के बाद, एवरी के बाद हैव मत लगाओ, आर मत लगाओ, वर मत लगाओ। लगेगा तो वॉज लगेगा, हैज लगेगा, इज लगेगा। दोनों में फर्क है। देखो इनमें 2 फर्क हैं। ईच का इस्तेमाल मैं तब करता हूं जब मैं हर एक आदमी की जिसकी बात कर रहा हूं उसको जानता हूं। एवरी का इस्तेमाल मैं तब करता हूं जब मैं हर एक आदमी जो मेरे सामने बैठा है उसको मैं जानता नहीं हूं नाम से। जैसे ईच ऑफ माई फ्रेंड्स, समझ पा रहे हो, ईच ऑफ माई फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स हैं जिनको मैं जानता हूं, दोस्त है मेरे, तो ईच लिखूंगा, एवरी का इस्तेमाल यहां पे नहीं करूंगा, एवरी फ्रेंड नहीं लिखूंगा, यहां पे ईच फ्रेंड लिखूंगा, ईच फ्रेंड ऑफ माइंड। दूसरा फर्क ये है जी, ईच को इस्तेमाल किया जाता है नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों की तरह। एवरी को आप सिर्फ प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल करते हो, सॉरी एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल करते हो, प्रोनाउन बना के नहीं लिखा जाता। सिंपल सा मतलब ये है कि ईच ऑफ लिखा जाएगा, एवरी ऑफ अंग्रेजी में नहीं होता। ईच ऑफ माई फ्रेंड्स लिख सकते हो, एवरी ऑफ माई फ्रेंड्स नहीं लिख सकते हो। एडजेक्टिव की फॉर्म में बिना ऑफ के चाहे दोनों में से कोई भी लगा लो, ईच फ्रेंड लिख लो, एवरी फ्रेंड लिख लो, पर फिर देखना पड़ेगा वो फ्रेंड है, अगर सब जानते हैं उसको तो ईच लिखेंगे, है ना, और कोई ऐसे जानते नहीं हो आप तो एवरी लिखोगे, वो अलग चीज है। लेकिन अगर आपको एडजेक्टिव की तरह यूज करना है तभी ये इंटरचेंजेबल है। प्रोनाउन की फॉर्म में ऑफ लगा करके एवरी के बाद में कभी भी ऑफ का इस्तेमाल होता हुआ आप नहीं देखेंगे, होता ही नहीं। तीसरा फर्क और बता देता हूं आपको, ईच का इस्तेमाल होगा 2 या 2 से ज्यादा के लिए, एवरी का इस्तेमाल होगा 3 या 3 से ज्यादा के लिए। यानी अगर 3 लोग हैं ना तो ईच लगा लो, एवरी लगा लो, कोई बात नहीं, फर्क कोई नहीं है, दोनों में फर्क वही है। जानते हो तो ईच, एवरी, नहीं जानते हो तो एवरी, वो अलग चीज है। अगर 3 है
और हर एक की बात करनी है, 4 हैं हर एक की बात करनी है, 1000 हैं हर एक की बात करनी है, तो बिंदास दोनों में से जिसकी जरूरत हो, रिक्वायरमेंट हो, लगा लो। लेकिन अगर 2 ही हैं तब इस्तेमाल करोगे। ठीक है, 2-3 चीजें मैंने एक साथ बोल दी हैं, मुझे लगता है इसको एक अलग से क्लास में करवाना चाहिए। हालांकि मैं एक अलग से क्लास में करवा भी चुका हूं। मैं क्लास के लास्ट में उस क्लास का लिंक डाल दूंगा आपको, है ना, लास्ट पेज पे मिलेगा, तो सीख लेना वहां से। कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा है। तो यहाँ पे ईच के बाद में हैज लगाया गया है, और क्योंकि 2 ही कैंडिडेट से, इसलिए एवरी का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं हो सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाओ। पढ़ना है इसको, मीनिंग निकालना है। कह रहा है जी, द मशीन गोज फर्स्ट एज मशीन्स डू, हैविंग नो पोलाइटनेस टू स्लो इट डाउन। कह रहा है मशीन जो है सबसे पहले शुरू हो जाती है गो फर्स्ट। गो फर्स्ट करना यानी किसी रफ्तार जो है दिशा में आगे बढ़ना। तो पहले मशीन आगे बढ़ती है, जैसा कि मशीनें करती भी हैं, एज मशीन्स डू। और कह रहा है कैसे करती हैं, हैव करते हुए, रखते हुए, कोई भी पोलाइटनेस नहीं, स्लो इट डाउन करने की, कोई भी विनम्रता नहीं, धीमे धीमे किसी चीज को करने की। जैसे आप 2 ह्यूमंस हो, एक दूसरे की कमियां बतानी है, तो थोड़ा तो यार ह्यूमन टच दिखाओगे ना। मशीन में कोई ह्यूमन टच तो है नहीं, वो तो फटाफट खटाखट शुरू हो गई शर्मा जी की बुराइयां करने। तो कोई पोलाइटनेस दिखाए बिना उसने शुरू कर दिया अपना कारनामा। कह रहा है जी, दिस ईयर आई रिजॉल्व 14,000 टिकट्स, अटेंडेड 0 बर्थडे सेलिब्रेशंस इन कॉन्फ्रेंस रूम, टुक नो सिक लीव, एंड माई अप टाइम वॉज 99.9%। मशीन बोल रही है, एआई कह रहा है कि इस साल मैंने रिजॉल्व किया, सोल्यूशन निकाला 14,000 टिकट का। अब ये टिकट क्या होती है, ये कोई मूवी हॉल की टिकट नहीं है। जब किसी कंपनी में कोई रिक्वेस्ट, कोई कंप्लेंट आप रेज करते हो ना, कि मेरा इंटरनेट नहीं आ रहा भाई, मेरा सिलेंडर बुक नहीं हो रहा, तो वो टिकट बन जाती है, उसको टिकट बोलते हैं कंपनी वाले। तो ये मशीन बोल रही है कि मैंने 14,000 कंप्लेनों का रिजॉल्व किया है इस साल, अटेंड किया मैंने 0 यानी एक भी बर्थडे सेलिब्रेशन को नहीं, कॉन्फ्रेंस रूम में जो ऑफिस में होती है मैं कहीं नहीं आई, और मैंने कोई सिक लीव भी नहीं ली, क्योंकि मैं मशीन हूं, मैं सिक होती नहीं हूं। और मेरा जो अप टाइम था, काम करने का वक्त था, वो 99.99% था। अप टाइम होता है किसी कंप्यूटर का, किसी प्रोग्राम का, कभी कभी सर्वर डाउन हो जाते हैं तो वो नीचे हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, तो उसको डाउन टाइम बोलते हैं। तो कह रहा है मैं 99.9% जो है मेरा सर्वर भी डाउन नहीं हुआ। अब ये मशीन ने बताया, आई की 3 वर्ब्स हैं, आई रिजॉल्व, आई अटेंडेड एंड आई टुक नो सिक लीव। अब टाइम की वर्ब है। ये पूरा काम दिस ईयर हुआ है, इस साल हुआ है, पास्ट टेंस लग चुका है, ये काम हो चुका है, इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई गई है। यहां पे ऐसा नहीं लिख सकते दिस ईयर आई हैव रिजॉल्व। भाई ये साल तो हो गया ना, ये साल तो हो गया ना, टाइम बता दिया पास्ट का। अब आप बोलोगे सर दिस ईयर तो ये वाला साल है, चल रहा है अभी। भाई ईयर बोल दिया मतलब पूरे साल की बात हो रही है, 12 महीने की बात कर दी है इसने। ऑन गोइंग ईयर नहीं लिखा इसने, इसने बोला कि दिस पास्ट ईयर, ऐसा समझ लो ये जो बीता है साल। तो जब टाइम आपको पास्ट का मिल जाए, यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट मंथ, दिस ईयर, दिस वीक, तब आप हमेशा यूज करते हैं पास्ट का ही टेंस, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट यहां पे नहीं लग सकता। कह रहा है जी, इट पॉजेज फॉर इफेक्ट, एन इफेक्ट इट लर्न फ्रॉम अ डेटा सेट। कह रहे फिर ये पॉज करता है, रुक जाता है मशीन एक इफेक्ट के लिए, असर डालने के लिए, और ये वो इफेक्ट है जो कि इसने लर्न किया या सीखा एक डेटा सेट से। आदमी रुकता है बीच में बोलते बोलते, क्यों रुकता है, ताकि सामने वाला मेरी बात प्रोसेस करे। मशीन को तो समझ नहीं आती है, लेकिन मशीन ने यह भी सीख लिया डेटा सेट में से कि मैं जब कुछ बोलूं तो उसके बाद 5 सेकंड का गैप दिया करूं, फिर बोला करूं। तो फिर ये मशीन जो है वही काम कर रही है, रुक गई। कह रहा है जी, शर्मा अप टाइम एडजस्टेड फॉर टी वॉज 61%। शर्मा का जो है अप टाइम जो था, अगर चाय का एडजस्ट कर दे उनका, तो वो 61% ही है, यानी 39% टाइम जो है शर्मा जी चाय पानी करते हैं, खाना वाना खाते हैं, मैं तो कुछ नहीं करता। तो ये कंप्यूटर ने अपना बता दिया, मेरा ये है, अपना डिफेंस दे दिया उसने कि जॉब क्यों मिलनी चाहिए। अब आ जाओ, शर्मा इज अनमूव्ड। शर्मा साहब को कोई भी जो है ना एंग्जाइटी नहीं हुई। व्हेन यू आर मूव्ड, व्हेन यू आर मूव्ड, तो इसका मतलब आप अंदर से हिले हुए हो। व्हेन यू आर अनमूव्ड यानी आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको जो सामने वाले ने बोला हर चीज का जवाब आपके पास है।
तो शर्मा जी पे कोई फर्क नहीं है, शर्मा इज अनमूव्ड। कह रहा है जी सर, इन मार्च द अहमदाबाद क्लाइंट कॉल्ड टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। कह रहा है जी सर, इसी मार्च में, अब जो चली गई मार्च, अहमदाबाद वाले क्लाइंट ने मुझे कॉल किया कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाहता है। आई आस्क्ड आफ्टर हर डॉटर्स बोर्ड एग्जाम्स। मैंने बारे में पूछा, आस्क आफ्टर किया, अंग्रेजी में फ्रेजल वर्ब है आस्क आफ्टर करना, किसी चीज के या किसी इंसान के बारे में पूछना। तो मैंने आउट ऑफ पोलाइटनेस, विनम्रता से, शिष्टता से, उनकी बेटी के बोर्ड एग्जाम के बारे में पूछा। लिसन फॉर 40 मिनट्स, 40 मिनट तक उस क्लाइंट की बात को भी सुना। एंड द कॉन्ट्रैक्ट डबल्ड, और कॉन्ट्रैक्ट जो है कैंसिल होता हुआ डबल हो गया। कह रहा है जी एम्पथी सर इज नॉट येट अवेलेबल ऑन सब्सक्रिप्शन। एम्पथी जो है, संवेदनशीलता जो है, सर जी, राव साहब को बोल रहा है शर्मा, वो अभी भी सब्सक्रिप्शन पे अवेलेबल नहीं है, चैट जीपीटी पे और क्लाउड पे नहीं मिलेगी आपको, 2000 रुपये महीने देगी। एम्पथी जो है, संवेदनशीलता अभी भी इंसान से ही निकलती है। तो ये शर्मा साहब ने अपना डिफेंस दिया मशीन के साथ। चलिए, क्लाइंट की वर्ब है कॉल्ड, क्लाइंट कॉल कर चुका है मार्च में, इसलिए पास्ट डेफिनिट लगा, हैज कॉल्ड नहीं लिखा, ठीक है ना। यहाँ पे मार्च का टाइम दिया हुआ आपको, पास्ट का टाइम दिया हुआ, इसलिए प्रेजेंट टाइम लगाने का, प्रेजेंट टेंस का कोई मतलब नहीं बनता। आई की वर्ब है आस्क आफ्टर, आस्क आफ्टर करना, किसी चीज के या किसी इंसान के बारे में पूछना। आई की दूसरी वर्ब है लिसन्ड, और कॉन्ट्रैक्ट की वर्ब है डबल। एम्पैथी की वर्ब है इस। तो एक दूसरे की बुराई करने में लग रहे हैं दोनों। कहानी समझ में आ रही होगी आपको मोटी मोटी। अब एक कॉन्सेप्ट और कर लो फटाफट। देखिए, अंग्रेजी में दो वर्ड्स हैं, लाइक और एज। दोनों का मतलब होता है की तरह या के जैसे, की तरह या के जैसे, लेकिन दोनों में फर्क है, यूज करना अलग अलग है। देखिए, लाइक एक प्रेपोजिशन है, अपने बाद में एक नाउन लेगी। एज एक कंजंक्शन है, अपने बाद में क्लोज लेगी। जैसे ही ईट्स एज अ डॉग या लाइक अ डॉग। क्या लगाऊं मैं? हिंदी में मतलब हुआ वो डॉगी की तरह खाता है, वो कुत्ते की तरह खाता है। ही ईट्स एज अ डॉग या लाइक अ डॉग। तो एक नाउन दिया गया आपको, नाउन से पहले प्रेपोजिशन लगानी चाहिए, वो इसका नाउन जो है ऑब्जेक्ट बन सके। प्रेपोजिशन है यहाँ पे लाइक, तो आप लिखेंगे ही ईट्स लाइक अ डॉग। लेकिन दूसरा सेंटेंस देखो, डू लाइक आई से या एज आई से, वैसा ही करो जैसा मैं कहता हूं। अब यहां पे जैसा वाली बात है, और आई से, आई सब्जेक्ट, से इसकी वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब आपको दोनों मिले हुए हैं, यानी क्लोज मिला हुआ है। इस केस में आपको एज का इस्तेमाल करना है। डू लाइक आई से नहीं, डू एज आई से। अब देखो, ये था बेसिक्स, इसके ऊपर थोड़ा सा और लेके आ रहा हूं, क्योंकि इसका एक एक्सेप्शन भी है। कभी कभी एज नाउन से पहले लगा हुआ भी मिल जाएगा, लेकिन तब आप किसी इंसान के रोल या फंक्शन की बात कर रहे होंगे, किस तरीके से वो काम करता है। जैसे शी वर्क्स लाइक अ डॉक्टर या एज अ डॉक्टर। डॉक्टर देख के आपको लगेगा नाउन है, तो लाइक लगा देता हूं, लेकिन मीनिंग पता क्या होगा? वो डॉक्टर की तरह काम करती है। डॉक्टर है नहीं वो, बस वो डॉक्टर के कपड़े पहन लेती है और स्टेथोस्कोप लगा लेती है गले में, है ना, हाथ में इंजेक्शन भर लेती है पूरा, और करती वो कुछ और है, लगती डॉक्टर जैसी है। अगर लाइक लगाया तो ये मीनिंग निकल आएगा। जैसे वो आदमी डॉगी तो है नहीं, लेकिन डॉगी की तरह खाता है, तो की तरह वाला मीनिंग देता है लाइक। यहां पे लाइक लगा के काम चलेगा नहीं, यहां पे किसी का फंक्शन, प्रोफाइल या किसी के काम करने का रोल बता रहे हो आप, तो वो डॉक्टर का काम करती है, शी वर्क्स एज अ डॉक्टर। तो एज का एक ये स्पेशल यूजेस है, जब किसी के रोल, फंक्शन या प्रोफाइल की बात हो, है ना। ट्रीट मी एज ए फ्रेंड, मुझे एक दोस्त की तरह ट्रीट करो, मुझे दोस्त का ओहदा दो और फिर मुझे दोस्त की तरह ट्रीट करो। वैसे ही उसके पास डॉक्टर का ओहदा है और वो उसी तरीके से काम करती है। हाँ, ये आदमी अगर इसके पास डॉगी का ओहदा हो तो फिर ये एज लगा दोगे तो ठीक होगा। अब ये आदमी तो डॉगी होता नहीं, इसलिए आप आदमी के लिए यहाँ पे लाइक लगाओगे, ही ईट्स लाइक अ डॉग। चलिए, लास्ट क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, इसी फॉर्मूला पे ऊपर बेस्ड है। द सिचुएशन इज नॉट लाइक इट अपीयर्स या एज इट अपीयर्स। बहुत आसान है, आगे देख लो क्या लगा हुआ है, उसी हिसाब से लगाना। कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना, गलत सही होगा आपको फीडबैक देंगे। और यहाँ पे देखो वही काम हुआ है, मशीन जो है पहले चली गई या पहले शुरू हो गई, द मशीन गोज फर्स्ट। जैसा कि मशीनें करती हैं, मशीन्स, और वर्ब है उनकी डू, सब्जेक्ट वर्ब लिखा हुआ है, इसलिए जैसा की के लिए हमने एज का इस्तेमाल किया है। चलो, मेरे ख्याल से बड़ा ही छोटा कॉन्सेप्ट था ये, 1 मिनट में पूरा हो गया आपका। अब आ जाओ, आर्टिकल को फिनिश करें फटाफट। चलिए, कह रहा है जी आई प्रोसेस्ड
दैट क्लाइंट्स इनवॉइस इन 0.3 सेकेंड्स। मैंने तो प्रोसेस कर दिया उस क्लाइंट के इनवॉइस को 0.3 सेकेंड्स में, सेज द बॉट। बॉट ने ऐसा बताया, यानी एआई शर्मा ने बताया। कह रहा जी, एंड आई वंस डिलेड एन इनवॉइस फॉर 3 वीक्स आउट ऑफ प्योर टैक्ट विच इज वाई द क्लाइंट स्टिल एग्जिस्ट। कह रहा मैंने एक बार डिले किया उसके इनवॉइस को, उसके बिल को 3 हफ्ते तक, प्योर टैक्ट के जरिए या प्योर टैक्ट की वजह से। टैक्ट मतलब कार्यकुशलता, व्यवहार कुशलता। तो मैंने पैंतरेबाजी के हिसाब से उसका इनवॉइस 3 हफ्ते तक अटका के रखा। और कह रहा है यही रीजन है, विच इज वाई का मतलब है यही रीजन है क्लाइंट जो है आज भी हमारे साथ। कह रहा है स्पीड इज व्हाट यू ऑफर अ कस्टमर व्हेन यू डू नॉट नो हिम, से शर्मा। कह रहा है स्पीड जो है आप ऑफर करते हो एक कस्टमर को जब आप उसको जानते नहीं हो, ऐसा शर्मा साहब ने बोला। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या कंपटीशन कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं मैं तो बड़ा जल्दी जल्दी प्रोसेस कर देता हूं इनवॉइस को, और शर्मा साहब बोल रहे हैं मैं तो तब इनवॉइस प्रोसेस करता हूं, देख करके प्रोसेस करता हूं, इस तरीके से प्रोसेस करता हूं कि चाहे देरी करनी पड़े लेकिन क्लाइंट हमारे साथ बना रहे, है ना। उसके साथ टैक्टिक लगाएं, पैंतरेबाजी करें, उसको थोड़ा मैनिपुलेट करें, कंपनी को बिजनेस मिलता रहे। सब्जेक्ट वो मैच हो जाएंगे सारे, बहुत ईजी है, कुछ बताने ऐसा है नहीं, है ना। टैक्ट का मतलब देख लेना, कार्यकुशलता, व्यवहार कुशलता इसको बोलते हैं। कह रहा है जी द बोट अटेम्प्ट सेंटिमेंट एज अ चेस मूव। कह रहा है अचानक से जो शर्मा बोट वाला था, एआई वाला, वो कोशिश करता है सेंटिमेंट की, यानी वो इमोशन को अपने अंदर लाने की कोशिश करता है, जैसे कि कोई चेस की मूव खेल रहा हो। समझ पा रहे हो आप, एआई में इमोशंस तो है नहीं, लेकिन फिर वो देखता है कि ये शर्मा जी तो इमोशंस पे खेल गए यार सारा गेम, तो वो भी अपने अंदर इमोशन लाने की एक्टिंग करता है जैसे कि कोई चेस का गेम चल रहा हो। कह रहा है जी आई हैव बीन ट्रेन्ड ऑन द कंप्लीट वर्क ऑफ एवरी एम्प्लॉय इंक्लूडिंग दिस मिस्टर शर्मा। कह रहा है जी मुझे तो पैसिव वॉइस लगा के ट्रेन ही कर दिया गया है पूरे काम पे हर एक एम्प्लॉय के, जिसमें शर्मा भी शामिल है जो मेरे सामने बैठा है। तो ये सेंटिमेंट लगा के बोल रहा है कि मेरे अंदर सबकी खासियतें हैं, मैं सबके काम जानता हूं, एक ही आदमी अकेला कर दूंगा। बॉट की वर्ब है अटेम्प्ट्स, बॉट आप समझते हैं चैट बॉट। आई की वर्ब है हैव बीन ट्रेन्ड, पैसिव वॉइस का इस्तेमाल हुआ है। कह रहा है जी अब शर्मा जी ने क्या बोला। कह रहा है दिस इज प्रिसाइजली द ट्रबल मर्मर्स शर्मा। कह रहा है यही तो खास ट्रबल है, सटीक तरीके से देखा जाए तो यही तो परेशानी है, ऐसा शर्मा साहब ने धीरे से बड़बड़ा के बोला। जब आप किसी चीज पे उसको नीचा दिखाने के लिए, छोटा दिखाने के लिए बड़बड़ाते हो ना, आप खुल के नहीं बोल रहे हो लेकिन बोल रहे हो, तो इन्होंने बड़बड़ाते हुए, मरमर करते हुए बोला, अपने मुंह में, ज्यादा जोर से नहीं बोला। यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारी, दिस इज प्रिसाइजली द ट्रबल। क्या प्रॉब्लम है। इट नोज द कॉस्ट ऑफ एवरीथिंग एंड द वैल्यू ऑफ नथिंग। इट को, इस क्लाउड वाले शर्मा को कॉस्ट तो पता है, हर एक चीज की कीमत तो पता है, लेकिन वैल्यू नहीं पता है इसको किसी भी चीज की। नहीं, कॉस्ट यानी इसको मॉनेटरी कीमत पता है, लेकिन एक्चुअल में जो मोल होता है किसी चीज का, इमोशंस का, ह्यूमन टच का, वार्मनेस का, है ना, वो सब चीजें इसको नहीं पता। यही तो इसकी प्रॉब्लम है। शर्मा की वर्ब है मर्मर्स, दैट की वर्ब है इज, प्रिसाइजली यानी एग्जैक्टली, है ना, सटीक तरीके से। इट आया है चैटबॉट के लिए, वर्ब है इसकी नॉस। चलिए अब है अपने पास लास्ट पैराग्राफ, पढ़ लो इसको, रैप अप करेंगे क्लास को। कह रहा है जी द बॉट कैलकुलेट्स द कॉस्ट ऑफ दिस इंसल्ट एट 0.02 पैसा एंड फाइल्स इट अंडर फीडबैक। कह रहा है बॉट ने वही काम किया जो शर्मा ने कहा था। बॉट ने फिर कैलकुलेट कर दिया कॉस्ट को या कीमत को, इस इंसल्ट की, इस बेइज्जती की। और कितना किया कॉस्ट, इसने कॉस्ट लगाई इसकी 2 पैसा से भी कम, 2 पैसा का 1000वां हिस्सा, और फिर इसको फाइल कर दिया फीडबैक वाले जो है अपनी फाइल के अंदर। फीडबैक समझते हैं आप, बॉट को कुछ पता लगता है कि आगे से ऐसे करना है तो वो उसका फीडबैक ले लेता है। तो बॉट ने देखा मेरी बेइज्जती हुई, बेइज्जती की कीमत क्या थी, 2 पैसे से भी कम, और उसने अपनी इस बेइज्जती वाली फाइल को फीडबैक वाली फाइल के अंदर कहीं पे स्टोर कर लिया कि आगे से मेरे को ये जवाब नहीं आना चाहिए किसी का, उससे पहले ही मेरा जवाब जो है तैयार हो। कह रहा है मिस्टर अब ये व्यंग है, ये उपहास है ना, बेइज्जती को भी ये पैसों में तोलेगा, है ना, इंसल्ट को भी इसको पैसे के अंदर कॉस्ट निकालनी आती है बोट को। कह रहा है मिस्टर राव लिसन्स विद माउंटिंग अनीज। कह रहा है अब जो राव साहब हैं, जो शीशे के चैम्बर में बैठे थे, 20 साल पुराने एम्प्लॉई, वो सुनते हैं इस पूरी बात को बढ़ती हुई, माउंट होती हुई एंजाइटी से, अनईज से या डिस्कंफर्ट से। सुन के उनको बड़ी परेशानी सी हो रही है पूरी बात सुन के। एवरी डिसीजन ही माइट टेक द बॉट टेक्स फास्टर।
एंड विदाउट द कमिटी। हर एक डिसीजन जो वो लेगा, कौन लेगा? शर्मा साहब, राव साहब। बॉट जो है वो डिसीजन और तेजी से ले सकता है और बिना किसी कमिटी के लेगा। कमिटियां होती हैं ऑफिस के अंदर बड़े डिसीजन लेने के लिए, ताकि कोई गलती हो जाए तो एक आदमी के सर पे मटका ना फूटे। तो क्या करते हैं, कमिटी बना लेते हैं। 15 आदमी बैठ जाओ, 10 आदमी बैठ जाओ और एक डिसीजन ले लो, बाद में गलत होगा तो सबकी बनेगी, एक की नहीं बनेगी। तो इन्होंने ये देखा, राव साहब ने, ये बॉट बड़ा ही तेज है काम में, मेरा हर एक डिसीजन जो है मेरे से तेज लेता है बिना किसी की हेल्प के। एवरी हैंडशेक ही माइट ऑफर, शर्मा ऑफर्स वार्मर एंड विद बेटर गॉसिप। हर एक हैंडशेक जो वो ऑफर करेगा राव साहब, हर एक आदमी से जब राव साहब मिलेगा, शर्मा साहब जो है उससे अच्छे तरीके से मिलता है और गर्म जोशी से वो हैंडशेक करता है और अच्छी गॉसिप भी करता है साथ में। गॉसिप होती है इधर उधर की बात, है ना, जब आप किसी से मिलते हो, यार मौसम बड़ा अच्छा है, आप बड़े अच्छे लग रहे हो आज, तो ये होती है गॉसिप, सामने वाले का मूड अच्छा करने के लिए, कनेक्शन को बिल्ड करने के लिए। तो राव ने देखा ये कंप्यूटर भी मेरे से तेज है और शर्मा भी मेरे से ज्यादा कार्यकुशल है, दोनों ही जो मेरे से हैं, जो आगे हैं। चलिए, ही की वर्ब है माइट ऑफर, शर्मा की वर्ब है ऑफर्स। कह रहे एंड सो द अप्रेजल एंड्स विद ओनली ऑनेस्ट रेटिंग एवर रिकॉर्डेड इन द सिस्टम। और कह रहे इस प्रकार से ये जो अप्रेजल था, मूल्यांकन था इन दोनों का, ये एंड होता है, खत्म हो जाता है सिर्फ एक ही ऑनेस्ट रेटिंग के साथ जो आज तक रिकॉर्ड हुई है पूरे सिस्टम में। पहली बार राव साहब जो एक ऑनेस्ट डिसीजन लेते हैं, सही रेटिंग देते हैं दोनों को। अब वो क्या रेटिंग है भाई, अप्रेजल कैसे खत्म होता है? अब यहां पे आ गया जी मेन क्लाइमैक्स। कह रहा है जी, राव ओपन्स हिज लैपटॉप। राव साहब अपना खुद का लैपटॉप खोलते हैं। थिंग्स रेजिग्नेशन, सोचते हैं सिर्फ रेजिग्नेशन के बारे में। एंड बॉट इमीडिएटली टाइप्स इट आउट, और जो बॉट है वो फटाफट रेजिग्नेशन को टाइप कर देता है। तो राव साहब क्या सोचते हैं, उनको पता लगता है कि एआई के जमाने में एआई तो राज करेगा, लेकिन कुछ ऐसे ह्यूमंस हैं जो एआई से अलग हैं, जिनमें गर्म जोशी है, ह्यूमैनिटी है, वो भी एआई के साथ में जरूरी है। जो जरूरी नहीं है वो है मेरे जैसा आदमी जिसको दोनों ही काम नहीं आते, मैं अब काम छोड़ दूंगा, रिजाइन कर दूंगा। तो ये इनको लास्ट में रियलाइज होता है, इंटरव्यूअर लेने वाले को, है ना, इंटरव्यूअर को। और एआई इतना आगे बढ़ चुका है कि ये रेजिग्नेशन के बारे में सिर्फ सोचते हैं, लैपटॉप अपने आप पढ़ लेता है क्या सोच रहा है और इसका रेजिग्नेशन टाइप भी कर देता है। चलो, रिजाइन करना, नौकरी से त्याग पत्र देना। रिजाइन करने के या निकाले जाने के अंग्रेजी में ये 4-5 फ्रेजेस बनते हैं, सब आपको पता हो। पहला वाला तो त्याग पत्र देना है और लास्ट वाला भी त्याग पत्र देना है ना। टू हैंग वंस बूट्स, पूरी जिंदगी आपने बूट पहने ऑफिस जाने के लिए, लास्ट में अब ऑफिस जाना नहीं है, आपने रिजाइन कर दिया है, रिटायर हो गए हो, तो रिटायर होने को क्या बोलते हैं, अपने बूटों को यानी शूज को आपने बांध के टांग दिया है कि अब बाहर तो जाऊंगा नहीं ऑफिस में, अभी इन जूतों का क्या करना। तो ये फ्रेज बनाओ अंग्रेजी में, टू हैंग वंस बूट्स, रिजाइन करना या रिटायरमेंट लेना। बीच के तीनों फ्रेजेस बने हैं फायर्ड होने के या नौकरी से निकाले जाने पे। टू गेट द पिंक स्लिप, टू गेट फायर्ड और सैक्ड, टू बी लेड ऑफ। इसमें आप रिजाइन देते नहीं हो या रिटायरमेंट लेते नहीं हो, इसमें आपको नौकरी से रफा दफा कर दिया जाता है। तो ये 5 फ्रेजेस आपको पता होने चाहिए, एग्जाम में यही आते हैं घूम फिर के, और 6वां कोई फ्रेज ही नहीं है, एक आधा और है हेड्स विल रोल वगैरह, पर बहुत कम आता है, ये 5 ही है मेन, ठीक है। 6वां लिख देता हूं मैं, हेड्स विल रोल। किसी की तो नौकरी जाएगी, जब ऐसा बोलना होता ना तो ऐसा बोलते हैं, हेड्स विल रोल। चलिए, मेरे ख्याल से खत्म हो गया था, लेकिन एक पैराग्राफ और है, फटाफट इसको देखो। अब इसमें आपको इस आर्टिकल का ट्रू लर्निंग मिलेगा, एआई के जमाने में किसका, कौन बचेगा कौन सर्वाइव करेगा, ये बताया गया। कह रहा है जी, फ्रॉम फोर्स ऑफ हैबिट ही आस्क्स द बॉट टू रिफ्रेज इट एलिगेंटली। कह रहा है जी, हैबिट के फोर्स से या नौकरी या आदत के दबाव से राव साहब जो हैं अपना रेजिग्नेशन लिखते हुए भी कहते हैं बॉट को कि तुम ही इसको रिफ्रेज कर दो, जो मैंने लिखा है ना रेजिग्नेशन, इसको और अच्छी भाषा में अंग्रेजी सही करके लिख दो, एलिगेंट तरीके से या ग्रेसफुल तरीके से। एंड शर्मा टू डिलीवर इट विद फीलिंग, और फिर ये शर्मा साहब को बोलते हैं कि इसको डिलीवर करो जाकर के फीलिंग के साथ। मैं प्रिंट निकाल रहा हूं, इसको एक गर्म जोशी के साथ में, ह्यूमन टच के साथ में मेरे बॉस को देकर के आओ। कह रहा है जी, बोथ फॉर वंस एक्सीड एक्सपेक्टेशंस, और कह रहा है दोनों ही, कंप्यूटर वाला भी और असली वाला शर्मा भी, दोनों ही एक्सीड करते हैं एक्सपेक्टेशंस को, आशाओं पे खरा उतरते हैं और उसके पार चले जाते हैं एक बार। वो बड़े अच्छे से रेजिग्नेशन टाइप करता है और ये शर्मा साहब बहुत ही गर्म जोशी के साथ में, ह्यूमन टच के साथ में इसका रेजिग्नेशन कंपनी को डिलीवर करते हैं। कह रहा है ही वॉक्स आउट अ फ्री मैन,
अब मिस्टर राव जो है 20 साल की नौकरी के बाद, इस इंटरव्यू के बाद वॉक आउट करते हैं कंपनी से एक आजाद आदमी की तरह, पास्ट 500,000 एम्प्लॉइज एंड 500,000 एजेंट्स, और ये गुजरते हैं बाजू में से पास्ट, व्हेन यू वॉक पास समबडी, तो आप उसके बाजू से गुजर रहे हो, उसको वहीं छोड़ दिया आपने और आगे निकल गए। तो ये पीछे छोड़ते हुए गुजरते हैं 500,000 एम्प्लॉइज को और 500,000 एआई के रोबोट्स को। और कैसे गुजरते हैं? रिफ्लेक्टिंग दैट ही इज द ओनली वन इन द बिल्डिंग हु नोज एग्जैक्टली व्हाट हिज जॉब नो लॉन्गर इज। ये दिखाते हुए निकलते हैं ये उस कंपनी से कि वो आदमी अकेला एक ऐसा आदमी है, राव साहब, उस पूरी बिल्डिंग में जिसको पता है, हु नोज, और सही तरीके से पता है एग्जैक्टली कि उसकी जॉब अब नो लॉन्गर क्या नहीं है। थोड़ा सा व्यंग है इस बात में, सबको पता है कि मेरी जॉब क्या है, लेकिन मिस्टर राव अकेला ऐसा आदमी था इस कंपनी में जिसको उस दिन पता लगा कि उसकी जॉब क्या नहीं है। उसकी जॉब कंपनी का मैनेजर बनने की अब बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उससे तेज कंप्यूटर, उससे तेज आदमी दोनों है, तो उसकी क्या जरूरत है। ठीक है, कह रहा टू लूज वन एम्प्लॉय टू अ मशीन इज अ मिसफॉर्चून। लूज करना या खो देना एक एम्प्लॉय को एक मशीन के सामने, ये एक मिसफॉर्चून है, ये एक हादसा है, एक एक्सीडेंट है, गलत बात है। कह रहा टू लूज द मैनेजर टू क्लैरिटी लुक सस्पिशियसली लाइक प्रोग्रेस। कह रहा लेकिन एक मैनेजर को लूज करना क्लैरिटी के सामने, क्लैरिटी आने पे एक मैनेजर का कंपनी को छोड़ के चला जाना, ये बहुत सस्पिशियस तरीके से प्रोग्रेस के जैसा दिखता है। थोड़ा सा आपको सस्पिशन होगा, संदेह होगा, लेकिन ये असल में प्रोग्रेस ही है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, अगर आप ह्यूमन टच भी खो देंगे और कंप्यूटर भी नहीं जानते होंगे, एआई से कंपीट नहीं कर पाएंगे, तो आपका कोई काम नहीं है आज से 5 साल बाद की मार्केट में। ये वो फैक्ट है जिसको ना मैं चेंज कर सकता हूं ना आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, चलिए क्लास को यहीं पे रैप अप करेंगे। फटाफट कुछ क्वेश्चन है उनको देख लो। अब तो ऐसा लगता है मेरी क्लासेस भी और कितने दिन पढ़े चलेंगी और आप भी कितने दिन पढ़ोगे। शायद 5 साल बाद कोई ऐसा आदमी आ जाए जिसकी आवाज मेरे जैसी हो, दिखता भी मेरे जैसा हो, और मेरी बात में आपको पढ़ा भी देगा, है ना। इसी तरीके से ये होने वाला है। चलिए कुछ क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन सा सबसे अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करता है रिश्ते को शर्मा और SH4RM4 के बीच में? दोनों के बीच में क्या रिलेशन पता लगती है? इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट आपको बताती है? दोनों की एक जैसी कैपेबिलिटी है, दोनों कोऑपरेट कर रहे हैं एक दूसरे से, दोनों मिस्टर राव को खुश करने के लिए तैयार हैं। नहीं नहीं, ये रिलेशनशिप नहीं है। दोनों में स्ट्रेंथ है और दोनों एक दूसरे की वीकनेस को बताते हैं, ये इनमें रिश्ता है। समझ गए? जो SH4RMA के पास है वो शर्मा साहब के पास नहीं है, लेकिन जो शर्मा साहब के पास है वो SH4RM4 नहीं कर सकता। ये रिश्ता इन दोनों के बीच। चलो पैसेज की टोन क्या होगी भाई? अब ये आज टोन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। मीनिंग बता देता हूं। सेलिब्रेटरी यानी जश्न वाली, ऑप्टिमिस्टिक यानी आशा से भरी, आयरोनिक यानी उपहास भरी, सटारिकल यानी व्यंग भरी, बिटर यानी कड़वी, एक्यूजेटरी यानी अपमानजनक या आरोप लगाने वाली, सेंटिमेंटल यानी भावुक, नॉस्टैल्जिक यानी पुरानी यादें ताजा करने वाली। तो ये 8 वर्ड और बता दिए मैंने आपको। अब अपने हिसाब से चूज कर लो, बिना एआई का इस्तेमाल किए। दिमाग लगा के देखो आंसर क्या बनेगा। मैंने फर्स्ट कमेंट में, इस वीडियो के नीचे फर्स्ट कमेंट में आंसर्स को अपडेट कर दिया है, अभी कर दूंगा वीडियो के बाद। ये क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं। मौके पे चौका मारने की कला क्या कहलाती है? कन्वीनियंट चीज को करना बजाय उसके जो सही है उसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? अप्रेजल बोलते हैं, टैक्ट बोलते हैं, मर्मर बोलते हैं, या एक्सपीडियंसी। टू गेट द पिंक स्लिप, ये फ्रेज का क्या मीनिंग है? टू आस्क आफ्टर समवन, ये फ्रेजल वर्ब क्या कहती है? और लास्ट में आपको 4 एरर्स मिलेंगी। 4 कॉन्सेप्ट सीखे हैं आपने। एक एरर यहां मिलेगी, एक एरर यहां मिलेगी, एक एरर यहां मिलेगी, और एक एरर इस फ्रेज में मिल सकती है। अगेन 2 से लेकर के 9 तक यानी 8 क्वेश्चंस के आंसर फर्स्ट कमेंट में डाल रहे हैं। चेक कर लेना 9 में से कितने मार्क्स मिले, जरूर से शेयर करना। आज का आर्टिकल कैसे लगा? वीक में कोशिश कर रहा हूं हर वीक एक सैटारिकल आर्टिकल आपके साथ लाऊं, शेयर करूं। पढ़ते पढ़ते एक इंटरेस्ट भी आना चाहिए ना, मजा भी आना चाहिए, और ऐसे आर्टिकल पढ़ना भी मुश्किल होता है, तो आपकी ये प्रैक्टिस भी हो जाए। अपना फीडबैक जरूर से कमेंट सेक्शन में दिया करो, ऐसे आर्टिकल्स लाए जाएं और कितने लाए जाएं। कल आपसे मुलाकात लेंगे। कोई भी क्वेरी हो हमारे कोर्सेज से रिलेटेड या पढ़ाई से रिलेटेड, कोई भी चीज़ हो, व्हाट्सएप नंबर हमारा है, मेरा और मेरी टीम से आप बात कर सकते हैं। अंटिल देन साइनिंग आउट।